एवरीवन, वेलकम टू मधु स्पीडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब ठीक है, स्वस्थ है, खुश है, अपनी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। आज हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। बाबर भारत क्यों आया, भारत आने के बाद उसने क्या किया, कैसे भारत पर आक्रमण किया और वो आक्रमण कौन कौन से थे और भारत को उसने कितना जीता, ये सब हम पढ़ने वाले हैं आज की वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। देखो, 1503 ईस्वी में अपने घुमक्कड़ जीवन काल के दौरान दिखावट नामक गांव के मुखिया की 101 वर्षीय माता से बाबर ने तैमूर के भारत के आक्रमण की कथा सुनी। ठीक है, वो जो मुखिया की जो माता थी, जो 111 साल की थी, उसने बाबर को कथा सुनाई थी कि कैसे तैमूर भारत आया था और उसने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, तभी बाबर ने एक संकल्प लिया कि वह भारत को अवश्य विजय करेगा। जब वह काबुल का राजा था, उसने भारत भूमि पर 4 आक्रमण किए थे। ये अभियान शत्रु की स्थिति और शक्ति को समझने के उद्देश्य से किए गए थे, क्योंकि वो जानना चाहता था कि अगर मैं भारत पर आक्रमण करता हूं, ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसी प्रतिक्रिया करते हैं। इसलिए उसने क्या किया था, भारत पर पहले दूर से आक्रमण किए थे। भारत पर बाबर के आक्रमण का प्रमुख कारण सिर्फ एक ही था, वो भारत के ऊपर बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, जो कि उसने किया और करते रहे। कम से कम मुगल काल ने 300 साल तक भारत पर शासन किया है। देखो, बाबर का भारत पर शासन करना, आक्रमण करना, ये सब इसलिए सफल हो गया क्योंकि उस टाइम क्या था, भारत जो था वो छोटे छोटे राज्यों में, ठीक है, रजवाड़ों में, इन चीजों में बटा हुआ था और भारत के अंदर किसी भी तरह की कोई एकता नहीं थी। सब एक दूसरे से बढ़कर एक थे, कोई किसी पे भरोसा नहीं करता था, हर कोई अपना अपना करता था। इस वजह से जो बाबर है उसको मौका मिल गया कि भारत पर विजय आसानी से हासिल की जा सकती है और उसने भारत पर आक्रमण कर दिया। देखो, अब सवाल यह उठता है कि बाबर को भारत में बुलाया किसने और बाबर भारत में आया कैसे। तो इसकी भी एक वजह है। देखो, जो भारत है कि राजनीतिक स्थिति जो थी वो अच्छी नहीं थी, लोग एक दूसरे से लड़े जा रहे थे, जैसे कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया आपको। तो उस टाइम क्या होता था, जो भारत के राजा महाराजा थे वो एक दूसरे से लड़ने में ही टाइम वेस्ट कर रहे थे। कोई ये नहीं चाहता था कि मतलब किस तरीके से भारत को और बड़ा किया जा सके, ठीक है, इसका क्षेत्रफल बढ़ाया जा सके, ठीक है, कहीं और आक्रमण ना करके, अपनी प्रतिष्ठा ना दिखाकर, अपना क्षेत्रफल या अपना एरिया बड़ा ना करके वो क्या करते थे, एक दूसरे से लड़ने में ही व्यस्त रहते थे। जब इसी मौके का फायदा उठाया बाबर ने, उस समय बंगाल का समकालीन शासक नुसरत शाह एवं मालवा का महमूद शाह द्वितीय था। गुजरात में मुजफ्फर शाह द्वितीय की मृत्यु के पश्चात 1526 में बहादुर शाह शासक बना। उस समय दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था। अब देखो, लड़ाई यहां से अच्छी स्टार्ट होती है कि कैसे बाबर को निमंत्रण दिया जाता है कि आप भारत में आओ। ठीक है, इब्राहिम लोदी ने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और वह लगातार लड़ाइयां हारता रहा। इब्राहिम लोदी इसी समय एक केंद्रीकृत साम्राज्य बनाने की कोशिश कर रहा था। उसकी असफलता से इब्राहिम लोदी के चाचा आलम शाह बहुत चिंतित था, क्योंकि वो कंटिन्यू लड़ाई लड़े ही जा रहा था, जिससे क्या हो रहा था, जो उनका साम्राज्य था वो खत्म होता जा रहा था और उसका जो चाचा था उसे इस चीज की बहुत टेंशन होती जा रही थी कि भाई ऐसे तो पूरा साम्राज्य खत्म कर देगा, क्योंकि वे दिल्ली के संतुलन का एक छत्र राजा राज करना चाहता था। इस समय पंजाब के गवर्नर दौलत शाह को इब्राहिम लोदी का कार्य पसंद नहीं आ रहा था। उसने इस प्रयास का कुछ अफगानों एवं मेवाड़ के राणा सांगा ने विरोध किया। आलम खां की मदद गुजरात का शासक कर रहा था और कुछ ने तो इसे अलाउद्दीन के नाम से सुल्तान भी घोषित कर दिया। दौलत खां ने अपने पुत्र दिलावर खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल बाबर के पास भेजा। अब देखो, बाबर के पास इनविटेशन जा रहा है, ठीक है, ताकि बाबर दिल्ली में आए और इब्राहिम लोदी को हटाकर आलम खां लोदी को राजा बना दे। और बाबर क्यों चाहेगा कि आलम खां लोदी राजा बन जाए?
अगर वो उसे हराएगा तो, क्योंकि बाबर को तो एक मौका चाहिए कि वो किसी तरह से भारत के अंदर एंट्री ले सके, और भारत के अंदर एंट्री लेने के बाद वो भारत पे अपना पूरा राज्य स्थापित कर सके, भारत को जीत सके। तो बाबर इसी में कहता है, बाबर क्या कहता है, बाबर कहता है कि जब मैं काबुल में था तभी आलम खां लोधी आया और यही सांगा का भी दूत आकर उससे मिला। देखो दोनों का आ रहा है दूत, जो बाबर से आकर मिल रहे हैं। अब देखो जो मुगल थे वो चालबाज तो थे ही, तो बाबर भी यहाँ पे चाल ही खेलता है। दौलत खां लोधी और इब्राहिम लोधी के चाचा आलम खां ने मुगल साम्राज्य बाबर को भारत आने का निमंत्रण भेजा। बाबर को यह सुअवसर लगा, ठीक है, क्योंकि यह बाबर के लिए दिल्ली आकर अपने साम्राज्य को बढ़ाने का अवसर था। अब बाबर का दूसरा आक्रमण होता है भारत के ऊपर। ये कब होता है? ये 15 सितंबर 1519 में होता है। को बाबर ने भारत को पुणे अभियान किया, मतलब पुणे उसने शुरुआत कर दी यहाँ पे आक्रमण करने की। वह खेबर दर्रे से आगे बढ़ा, जिससे कि वह यूसुफ जाई अफगानों को अपने अधीन कर सके। इसके बाद उसने पेशावर की किलेबंदी की और रसद संग्रह से संपन्न बनाया, ताकि उसका उपयोग भारत के विरुद्ध आगामी कार्यवाहियों में कर सके। किंतु इस लक्ष्य की पूर्ति किए बिना ही वह काबुल उसे काबुल लौटना पड़ा, क्योंकि बख्त खां के उपद्रवियों की सूचना उसे प्राप्त हो गई थी। इसलिए उसने सोचा कि पहले उसे काबुल जाना चाहिए, उसके बाद उसे कुछ और करना चाहिए। अब बाबर लड़ता है बाबर तीसरा आक्रमण करता है 1520 में। बाबर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए तीसरा अभियान किया। बेजोर तथा बेरा नगर में पुणे अधिकृति कर लिया। वह सियालकोट की ओर बढ़ा। इस नगर में बिना प्रतिरोध के बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली। सहमतपुर की जनता ने स्वेच्छा से अधीन होना पसंद नहीं किया, तो उन्हें बलपूर्वक अपना पराधीन कर लिया, अपने अंडर ले लिया। इसी बीच बाबर को काधार से उपद्रव की सूचना मिली, जहां शाहबेग अर्गो द्वारा अशांति की सूचना प्राप्त हुई। आगामी 2 वर्ष तक वह शाहबेग के विरुद्ध कार्यवाही करने में व्यस्त रहा। 1522 में कंधार के सूबेदार अब्दुल बकी ने छल पूर्वक सहयोग से कंधार दुर्ग को जीतने में सफलता प्राप्त की। अब आता है बाबर का पानीपत का युद्ध। अब बाबर लड़ता है पानीपत की लड़ाई। कब लड़ता है? देखो, बाबर पानीपत की लड़ाई, पानीपत कहाँ है? ये हरियाणा में है। अब वो पानीपत पहुंच जाता है, वहां उसने अपना शिविर डाल दिया। बाबर ने अपने आत्मचरित बाबरनामा में गर्व के साथ लिखा है कि उसने इब्राहिम लोदी को केवल 12,000 सैनिकों के साथ परास्त कर दिया। वह इब्राहिम लोदी के सैनिकों के साथ, बल्कि जो इब्राहिम लोदी थे ना, उनके सैनिकों की संख्या 1 लाख थी, और जो बाबर है उनके सैनिकों की संख्या सिर्फ 12,000 थी, और उन्होंने उसको हरा दिया बड़ी अपनी कूटनीति से। ठीक है, बाबर ने अच्छा गहरा दिमाग लगाया था, जिससे उसने ये जो लड़ाई है पानीपत की बहुत आराम से जीत ली। देखो, एक ट्रिक बताती हूं मैं आपको कि जो बाबर के फेमस युद्ध हैं, ठीक है, उनको याद किया जा सके। ये ट्रिक आपने पहले भी कभी देखी होगी, अभी एक बार और देख लीजिए। ये हैं बाबर के जो युद्ध है 5। एक ये पानीपत का, खानवा, चंदेरी, घाघरा और बाबर की मृत्यु जो हुई थी वो। तो इसको हम लर्न कैसे कर सकते हैं? देखो, लर्न करने का तरीका है 26 में पानी पिया, 27 में सांगा संग खाना खाया, 28 में चांद पर गया, 29 में महमूद के घर गया और 30 में बेचारा मर गया। तो जब उसने 26 में पानी पिया तो 1526 में पानीपत का युद्ध हो गया। किसके साथ हुआ था? इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था। 27 में जब सांगा संग खाना खाया तो खानवा का युद्ध हो गया 1527 में।
ये किसके साथ हुआ था? राणा सांगा के साथ हुआ था। 28 में जब वो चांद पर गया तो चंदेरी का युद्ध हो गया। 1528 में किसके? मेदिनी राय के साथ हुआ था। 29 में महमूद के घर गया तो घाघरा का युद्ध हो गया। कब हुआ था? 1529 में महमूद लोधी से। और 1530 में वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। कहाँ हुई थी? आगरा में हुई थी। ये थे पानीपत के युद्ध। अब एक चीज और आती है कि जो ये पानीपत की लड़ाई हुई, ये 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी की सेनाओं के बीच पानीपत का फर्स्ट युद्ध था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, इसकी डेट बहुत बार पूछी जाती है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में हुआ था। और शीघ्र ही मुगलों ने इब्राहिम लोदी की सेना को घेर लिया और उन पर तोपों के गोले बरसाए। अफगानों ने मुगल सेनाओं का वीरतापूर्वक मुकाबला किया। अफगान भी पीछे नहीं हटे, उन्होंने भी बहुत अच्छे से इसका मुकाबला किया, परंतु अंत में पराजय का मुंह देखना पड़ा। इब्राहिम लोदी अपने 15,000 सैनिकों सहित मारा गया। पानीपत की प्रथम युद्ध का विजयी कौन बना? बाबर बना। अब बात ये उठती है कि मतलब बाबर पानीपत पर क्यों युद्ध करना चाहता था? कारण क्या था उसका? देखो, बाबर जो है भारत में एक बहुत बड़ा विशाल साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। वह भारत के अतुल धन संपत्ति को प्राप्त करना चाहता था, क्योंकि भारत हमेशा से ही सोना की चिड़िया रहा है और सोने की चिड़िया है। बाबर के पास एक शक्तिशाली सेना और तोपखाना था जिससे उसे भारत पर आक्रमण करने की प्रेरणा मिली। अब देखो, जो हमारे राजा महाराजा थे वो पुराने जमाने में ही जीते आ रहे थे, वो तलवारों से और भाले से खेलते थे, ठीक है, इसके सिवा और किसी और चीजों से लड़ना नहीं जानते थे। लेकिन जो बाबर था वो एडवांस था, ठीक है, उसने तोप चला दी, जिससे कि उसकी पानीपत की लड़ाई में विजय हुई थी। बाबर के आक्रमण के समय भारत में राजनीतिक स्थिति बड़ी शोचनीय थी। दौलत खां लोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रित किया था। ये मैंने अभी आपको आगे बताया ही था कि भारत पर आक्रमण करने के लिए इनविटेशन किसने दिया था इसको? तो दौलत खां लोधी था। अब पानीपत की लड़ाई हो गई, लेकिन इसका रिजल्ट क्या था? तो पानीपत के युद्ध का क्या रिजल्ट निकला कि जो लोधी वंश था उसका अंत हो गया, ठीक है। इस युद्ध में क्या हुआ? दिल्ली संतुलन का भी अंत हो गया और शुरुआत किसकी हो गई? मुगल काल की स्थापना हो गई। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई और अफगानों की शक्तियां और प्रबल और उनको बहुत प्रबल आघात पहुंचा, सब खत्म। और पानीपत की विजय के बाद बाबर की शक्ति और प्रभाव में वृद्धि हुई, हर जगह बाबर हो गया। देखो, बाबर ने तुर्की भाषा में, एक थोड़ी सी वैसे ही बताती हूँ आपको एक जनरल नॉलेज के लिए, कि जो बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी एक आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी। बाबरनामा की भाषा सरल और प्रभावशाली थी, क्योंकि वो चाहता था कि हर कोई उसकी प्रतिष्ठा, उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है, कितने प्रदेशों को जीता है, वो कहाँ से आया है, वो सब कुछ हर कोई जान सके। इसलिए उसने सरल भाषा का यूज किया, जो कि हर कोई पढ़ सकता था, जिसका हर कोई यूज करता था। अब आता है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527 में। बाबर और मेवाड़ के शासक राणा सांगा के बीच खानवा का युद्ध हुआ था। यद्यपि राजपूतों ने मुगलों का वीरतापूर्वक मुकाबला किया। ऐसा नहीं है राजपूत पीछे हट गए, राजपूत कभी पीछे नहीं हटे हैं, उन्होंने हमेशा मुगलों का मुकाबला किया है। लेकिन सिर्फ उनकी गलती हमेशा ये रही है कि वो अपने सिर्फ तलवारों से और भाले से ही खेलते रहे, और जो बाबर था वो एडवांस टेक्निक लेकर आ गया था, उसको तोप का ज्ञान था, परंतु वे अधिक समय तक मुगलों की तोपों का मुकाबला नहीं कर सके और उससे पराजय का मुंह देखना पड़ा। राणा सांगा एक तीर लगने से मूर्छित हो गया। जब सीधी सी बात है, जब कैप्टन है कोई, अगर वो ही गिर जाता है, राजा ही गिर जाता है, तो सेना में तो खुद ही भगदड़ मच जाएगी। तो जब राणा सांगा बेहोश होते हैं तो वो घायल अवस्था में उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर ले जाते हैं उनके सैनिक वगैरह, और बाबर अपने आप को विजय घोषित कर देता है कि खानवा का युद्ध हमने जीत लिया है, फतेह हासिल कर ली। अब देखो, जो खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके कारण क्या थे?
ठीक है, किस वजह से हुआ था ये? देखो, बाबर और राणा सांगा ने एक दूसरे के ऊपर वचन भंग के आरोप लगाए। ठीक है, बाबर संपूर्ण उत्तरी भारत पर मुगलों का आधिपत्य स्थापित करना चाहता था। शुरू में ही मैंने आपको बताया कि बाबर का आने का क्या कारण था यहाँ पे। वो यही चाहता था कि वो ज्यादा से ज्यादा भारत को अपने मुगल के अधीन कर सके। इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी और अफगान नेता हसन खां मेवाती राणा सांगा के पक्ष में जा मिले। राणा सांगा द्वारा खंडहार दुर्ग और उनके आसपास के 250 गांवों का पर अधिकार कर लेने से बाबर नाराज था। देखो, शुरुआत अपने घर से ही होती है, चाहे वो इतिहास देख लो या कुछ भी देख लो। अगर घर के अंदर ही कोई एक ऐसा इंसान होता है, अगर वो घर का भेद दूसरों को बता देता है, तो घर का टूटना निश्चय है। तो वही बात थी, इब्राहिम लोदी का जो भाई था उसने जाके किसकी मदद करी? ठीक है, ये मतलब जाकर कुछ वो हो जाते हैं, मतलब जिनको हम मानते हैं कि हमारी ज्यादा सगी संबंधी है, वो जाकर दुश्मन को हमारी सारी खबर दे देता है, जिससे क्या होता है, दुश्मन ज्यादा पावरफुल हो जाता है और वो जीत जाता है। नहीं तो घर की बात किसको पता चलती है? किसी को भी नहीं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। अच्छा, इसका एक और चीज, इसका रिजल्ट क्या था? देखो, खानवा के युद्ध में राजपूतों को भीषण हानि उठानी पड़ी थी, क्योंकि राजपूत हार गई थी ना। खानवा के युद्ध में राजपूतों को की शक्ति को प्रबल आघात पहुंचा। ठीक है, इस युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य दृढ़ता पूर्वक स्थापित हो गया। अब मुगल साम्राज्य को कोई हिला नहीं सकता था। खानवा के युद्ध में मेवाड़ की प्रतिष्ठा को प्रबल आघात पहुंचा। अब बाबर की शक्ति का आकर्षण केंद्र काबुल से हटकर हिंदुस्तान हो गया। पहले तो काबुल करता था, लेकिन अब वो हिंदुस्तान पर अपनी नजरें गड़ाकर बैठ गया। और हिंदुस्तान पर नजरें गड़ाकर बैठने की मतलब उसको प्रेरणा कहां से मिली? जब वो सुनता है उन दादी माँ से कि तैमूर किस तरीके से भारत आया था और उसने आक्रमण किया था और वो आक्रमण करके यहां से चला गया था धन वगैरह लूट कर, तब उसके आंखों में एक सपना बस जाता है कि वो भी भारत पर आक्रमण करेगा और भारत में अपना राज्य स्थापित करेगा, ज्यादा से ज्यादा भारत के भूभाग को अपने अंदर ले लेगा। अब आता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1528 में। अब देखो, मालवा के बुंदेलखंड की सीमा पर स्थित चंदेरी सामरिक महत्व की वजह थी। उत्तरी मालवा मार्ग चंदेरी के गढ़ के नीचे होने से चंदेरी का व्यापारिक महत्व था। चंदेरी पर इस समय मेदिनी राय का अधिकार था। खानवा युद्ध में मेदिनी राय ने राणा सांगा की ओर से युद्ध में भाग लिया था। बाबर चंदेरी पर अब अधिकार करना चाहता था, क्योंकि चंदेरी पर अधिकार हो जाने से वह गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र पर दृष्टि रख सकता था। देखो, यहाँ पे व्यापार से रिलेटेड बात आ गई है। ठीक है, अब वो अपना व्यापार बढ़ाना चाह रहा है। कौन? बाबर। तो अब उसे ये दिख रहा है कि कहाँ से क्या फायदा है, मतलब किस तरीके कहाँ से वो ज्यादा व्यापार कर सकता है और वो कहाँ से इजी हो सकता है उसको व्यापार इधर से उधर आने जाने में या व्यापार करने में, सामान इधर से उधर लेकर जाने आने में। तो खानवा के विजय के बाद बाबर ने अप्रैल 1527 में मेवात पर आक्रमण कर अलवर पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात जनवरी 1528 में चंदेरी की तरफ रवाना हुआ। ठीक है, चंदेरी पहुंचकर बाबर ने मेदिनी राय से चंदेरी सौंप देने की मांग की कि भाई अब आप ऐसा करो कि चंदेरी हमें दे दो। ठीक है, किंतु मेदिनी राय क्यों देगा भाई अपना राज्य? हमें बोले कोई तुम अपना घर खाली कर दो, हम कर देंगे? कभी नहीं करेंगे। तो वही बात थी। ठीक है, अब मेदिनी राय द्वारा अस्वीकृति भेजने पर 15 जनवरी 1528 को बाबर ने चंदेरी पर आक्रमण कर दिया कि तू कैसे नहीं कर रहा है, आजा अब खाली कर। स्टार्ट हो जाता है और इन दोनों चंदेरी की लड़ाई शुरू हो जाती है। स्थानीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए भी जिहाद क्या होता है? जिहाद होता है धर्म युद्ध। ठीक है, का बाना पहना दिया। ठीक है, अब ये हो गया। मुसलमान तो ये सोचेंगे ना, हाँ भाई एक मुसलमान है,
ठीक है, मुसलमान राजा हमारे लिए ज्यादा अच्छा होगा, वो हमारे लिए ज्यादा अच्छे से सोचेगा, ये वो, तो उनके अंदर वो धर्म भावना पैदा कर दी। राजपूत मुगल सैनिकों के विरुद्ध अधिक नहीं टिक सके। वही बात थी, कैसे टिकते, क्योंकि राजपूत तो वही तलवारबाजी करते थे और वो अपनी अलग से टेक्निक लेकर गए थे। जो राजपूतों ने अपनी स्त्रियों को मौत की घाट उतार दिया। उस टाइम ऐसा होता था कि जो स्त्रियां होती थी वो जो हार कर लेती थी, ठीक है, और क्योंकि ताकि कोई पराया पुरुष उन्हें ना छू सके, ना उठा के ले जा सके, क्योंकि मुगल सेना ऐसे करती थी, मतलब रानियों को ले जाती थी, बंदी बना लेती थी, ठीक है, तो मतलब ये सब चलता था उस टाइम, ठीक है, वो ऐसा टाइम था। तो चंदेरी पर बाबर का अधिकार हो गया। मेदिनी राय की 2 कन्याएं जो मुगल के अधिकार में आ चुकी थी, तब भी देखो 2 तो लड़कियां फंसी गई। एक तो कामरान और दूसरी हुमायूं की नजर की गई, ठीक है, 2 थी, ठीक है, एक कामरान और दूसरी जो हुमायूं को नजर की गई। वो ज्यादा सुंदर हुई, उसे बोल दिया कि हाँ भाई ये आपके सेवा में है। नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था 20 फरवरी 1529 में। पानीपत में पराजित अफगान अब भी बाबर के लिए सिर दर्द बने हुए थे। पराजित तो हो गए थे अफगान, लेकिन अभी भी उन्होंने हार नहीं मानी थी, ठीक है, बाबर के नाक में दम तो उसने अभी भी कर रखा था उन्होंने। वे बिहार में एकत्रित होकर अपनी शक्ति संगठित कर रहे थे, ठीक है। इब्राहिम लोदी का भाई मोहम्मद लोदी इन अफगानों का नेतृत्व कर रहा था, ठीक है, क्योंकि भाई उन्होंने तो उनको धोखा दे दिया था ना, बाबर ने कहा उनको, उसने बोला था कि इसको खदेड़ना है तुम्हें, हमें राजा बनाना है, और कहाँ आके बाबर खुद राजा बन के बैठ गया था। तो 20 फरवरी 1528 को बाबर ने अफगानों के विरुद्ध प्रस्थान किया। गाजीपुर पहुंचने पर कुछ अफगान अपनी अधीनता प्रकट करने हेतु उसकी सेवा में उपस्थित हो गए और कुछ अफगानों ने अपनी अधीनता के पत्र भेजे। बाबर ने बंगाल के शासक नसरत शाह को भी समझौते हुए पत्र भेजा, मतलब उसने कहा कि भाई मान जाओ तुम बाबर ने, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला। इसके विपरीत नसरत शाह के दामाद मखदूबे आलक के नेतृत्व में अफगानों ने गंडक नदी के किनारे अपनी सेनाएं तैनात कर दी। अब क्या हुआ? मई 1529 में बाबर ने गंगा नदी पार की और 4 मई को मुगल सेना ने घाघरा नदी को पार करने का प्रयत्न किया। अब बाबर और अफगानों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। बाबर ने गोलीबारी, वही है गोला बारूद, उसने शुरू कर दिया, की सहायता से नदी पार करने लगे, ठीक है। 9 मई को अफगानों में भगदड़ मच गई और उन्हें परास्त होना पड़ा। नसरत शाह ने बाबर की प्रभुत्ता को स्वीकार करते हुए विद्रोहियों को शरण न देने का वचन दिया। घाघरा का युद्ध बाबर के जीवन का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के बाद बाबर सिंधु नदी से बिहार तक तथा हिमालय से चंदेरी तक का शासक बन गया। इस युद्ध के बाद बाबर और उसकी सेना ने भारत के राज्यों को लूटना शुरू कर दिया। उसने बोला अब युद्ध बहुत हो गया, अब धन इकट्ठा करो, ठीक है। अब उसने क्या करना शुरू कर दिया? भारत के राज्यों को लूटना शुरू कर दिया। अब 1530 में क्या हुआ? 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि अपने पुत्र हुमायूं की बीमार पड़ने पर उसने अल्लाह से हुमायूं को स्वस्थ करने तथा उसकी बीमारी खुद को दिए जाने की प्रार्थना की। किसने? बाबर ने। उसके बाद बाबर का स्वास्थ्य बिगड़ गया और अंततः वो 1530 में 48 वर्ष की उम्र में मर गया। उसकी इच्छा थी कि उसे काबुल में दफनाया जाए, पर पहले उसे आगरा में दफनाया गया। लगभग 9 वर्षों के बाद हुमायूं ने उसकी इच्छा पूरी की और उसे काबुल में राजा राम जाट ने दफनाया।
अब देखो एक चीज़ और बताती हूँ मैं आपको, बाबर के बारे में थोड़ा सा और पढ़ते हैं। बताते हैं कि जो बाबर जी हैं हमारे, ठीक है, उसने कब से कब तक शासन किया था। देखें, जो बाबर है वो 20 अप्रैल 1526 से और 26 दिसंबर 1530 तक उसने भारत पर शासन किया। बाबर का जो उत्तराधिकारी था, जो पुत्र था, वो हुमायूं था। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? 14 फरवरी को हुआ था। 14 फरवरी 1483 में हुआ था, फरगना वादी में। और 15 दिसंबर 1530 को, 26 दिसंबर 1530 को आगरा में इसका निधन हो गया। इसकी समाधि बाग-ए-बाबर काबुल में है। इसकी संतान कौन कौन सी थी? एक था हुमायूं, एक कामरान मिर्जा और गुलबदन बेगम, जो ज़्यादा फेमस है वो। घराना कौन सा था इसका? तैमूर राजवंशी था। पिता उमर शेख मिर्जा थे इसके, और माता कुतलुग निगार खानम थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय माता दी।